चलो शुरू करते हैं, है ना। बिल्कुल स्ट्रेच से शुरू करेंगे, स्ट्रेच से, और बेसिक चीजें देखेंगे। वैसे तो आइडिया है आपको, लेकिन सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट पेपर पैटर्न। किसी भी सब्जेक्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि उसका पेपर पैटर्न क्या है। उससे हमको स्टडीज को प्लान करने में मदद मिलती है और हम थोड़ा स्ट्रेटेजिक हो पाते हैं, उसी हिसाब से हम पढ़ाई करते हैं। तो थ्योरी है ऑडिट, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। 100 मार्क्स का पेपर है, चलो ऐसे लिख लेते हैं अपन। 100 मार्क्स, 30 मार्क्स एमसीक्यूज, 70 मार्क्स सब्जेक्टिव कहें या थ्योरेटिकल कहें, एक ही बात है। अब देखो, ये जो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं ना, इसमें केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। केस सिनेरियो 1, 2 और 3, 3 केस स्टडीज होती हैं और वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। और आजकल वो मल्टीपल चैप्टर से आती है, मतलब एक ही केस स्टडी में 2-2, 3-3 चैप्टर्स के क्वेश्चन वो टॉपिक्स मर्ज करके बनाते हैं। तो मैं बहुत स्पेसिफिक अगर हो जाऊं तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 6 to 9 और 10 to 12। उसके बाद है जनरल एमसीक्यूज 13, 14 और 15। ये 15 क्वेश्चन का हिसाब किताब है। देखो, तो 3 क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड है, 5 क्वेश्चन है तो ये 10 मार्क्स हो गए, 6, 7, 8, 9 8 मार्क्स हो गए, 8 हो गए ना, 10, 11, 12 6 हो गए, और ये भी 30 मार्क्स का हो गया हिसाब किताब। और जब हम सब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुअली और अंडरस्टैंड करके पढ़ते हैं ना, तो एमसीक्यूज हमारे लिए कोई बहुत बड़ी डील नहीं होती। ये हर पेपर में स्कोरिंग पार्ट रहेगा। मैं मानता हूं कि 30 में से हमें कम से कम 24 नंबर 26 नंबर तो एमसीक्यू में लेने हैं। और इसमें एक एडवांटेज भी है और एक रिस्क भी है, क्योंकि एमसीक्यूज में आर या पार है। कोई 2 नंबर का एमसीक्यू है, या तो 0 नंबर आएंगे या फिर पूरे 2 नंबर आएंगे। इसमें आर पार है, इसमें बीच का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हाँ, अक्सर हम देखते हैं एमसीक्यूज आर स्कोरिंग। यहां से अगर आप अच्छा स्टार्ट ले लेते हैं तो फिर सब्जेक्टिव में हमको थोड़ा मार्जिन मिल जाता है। सब्जेक्टिव में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देयर विल बी 6 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होंगे, सभी में सिमिलर सिस्टम है और इनका भी ब्रेकअप है 5 + 5 + 4 = 14 मार्क्स। सभी में सेम है। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन 5 नंबर से बड़ा नहीं होता है ना। तो बहुत बड़े कोई ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं आते हैं। यहाँ रिलेवेंसी मैटर करती है कि हम कितना चीजों को याद करते हैं और कितना परफेक्टली हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कंपलसरी होता है और बाकी 1, 2, 3, 4, 5 में से आपको कोई 4 क्वेश्चंस करना है ना। ये पूरा हिसाब किताब है। मुझे ऐसा कह देना चाहिए कि ऑल क्वेश्चंस आर केस स्टडी बेस्ड। अब आपके पेपर में शायद ही कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन डायरेक्ट आता हो, सारे क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड होते हैं, ऑलमोस्ट सारे। आप 2-3 क्वेश्चन को छोड़ देते, लेकिन चूंकि आप इंटर में हैं, फाइनल में लेवल और टफ है, तो इंटर में क्या होता है कि क्वेश्चन तो केस स्टडी बेस्ड होता है, लेकिन वो लास्ट में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। जैसे आपको कोई भी कहानी सुनाएगा, वो केस स्टडी बनाएगा, पर वो लास्ट में फिर आपसे डायरेक्ट पॉइंट पूछ लेगा कि भाई आप इसके बारे में बताइए। तो इतना आसान भी नहीं है, पर इतना मुश्किल भी नहीं है कि अगर हम केस स्टडी समझ लें
तो फिर क्वेश्चन हमको लास्ट में डायरेक्ट समझ में आ जाए। इसे नोट करिए। स्टार्टिंग हम ऑडिट के इंट्रोडक्शन से करेंगे। कुछ दिन हम सिर्फ ऑडिट के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर ढंग से आ जाती है, हम थीम समझ जाते हैं, तो फिर हमारे लिए चैप्टर्स को पढ़ना रिलेटिवली इजी हो जाता है। सो लेट अस स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ ऑडिट। मुझसे किसी ने पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट, ऑडिट क्या है? तो मैंने सिंपली कहा ऑडिट मीन्स, बोलो क्या? चेकिंग। ऑडिट मीन्स, ऑडिट मीन्स, so audit means checking, audit means examination, audit means, फिर उस बंदे ने पूछा भाई किसकी चेकिंग, किसका एग्जामिनेशन, किसका वेरिफिकेशन? तो हमने कहा ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और बोलो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा। फिर उस बंदे ने हमसे पूछा वाई सच एन एग्जामिनेशन इज बीइंग कैरिड आउट, आप क्यों ये एग्जामिनेशन कर रहे हैं? तो हमने बोल दिया सर टू डिटरमाइन देयर एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी। सिंपल फंडा हो गया, तीनों को जोड़ दीजिए। सो इन जनरल टर्म्स ऑडिट मींस चेकिंग, एग्जामिनेशन और वेरिफिकेशन। किसका? ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग देयर एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी। नोट करिए। देखिए, there are two words, one is performance, another one is किसी भी परफॉर्मेंस की क्वालिटी को अश्योर करने के लिए उसका इवेल्युएशन जरूरी है। अदरवाइज वी कैनॉट नो कि परफॉर्मेंस अच्छी है कि बुरी है। कोई बच्चा साल भर क्या करता है? स्टडीज। एट द एंड ऑफ द ईयर वो क्या देता है? एग्जाम। ये उस बच्चे की परफॉर्मेंस है। फिर साहब बोर्ड में या आईसीएआई में उसकी कॉपी चेक होती है, और क्या आता है? फिर हमको पता चलता है कि वो बच्चा पास है या फिर। मान लीजिए मैं डांस के किसी शो में पार्टिसिपेट करता हूं या किसी सिंगिंग के शो में पार्टिसिपेट करता हूं और मैं सीखता भी हूं, तो ये मेरी परफॉर्मेंस है। और फिर वहां पे या तो जजेस होते हैं या पब्लिक वोट देती है, उससे मेरा या तो सिलेक्शन होता है या रिजेक्शन होता है। तो इधर हमारी परफॉर्मेंस है और उधर उस परफॉर्मेंस का क्या हो रहा है? इवेल्युएशन हो रहा है। ठीक बात है। सिमिलरली यू आर डूइंग अ, बोलो बच्चा क्या? बिजनेस में डेली बेसिस पे क्या होते हैं? जल्दी बोलो क्या होते हैं?
उन ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड करने के बाद उनकी क्या होती है, उससे एट द एंड ऑफ द ईयर क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फिर एक तो बनता है पीएनएल और एक बनती है बैलेंस शीट। पीएनएल से हमको क्या पता चलता है, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट से क्या पता चलता है, ईयर एंड पे किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। तो देखो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस का होना, बुक्स में उनको रिकॉर्ड करना, फिर उनकी प्रोसेसिंग करना, फिर उससे ट्रायल बैलेंस बनाना, फिर पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना, क्या ये किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस नहीं है? ऑफ कोर्स किसी बिजनेस की पूरे फाइनेंशियल ईयर की परफॉर्मेंस है। नाउ हाउ कैन वी जज कि ये परफॉर्मेंस जेन्युइन? मान लो किसी के पीएनएल में प्रॉफिट आ रहा है 2 करोड़ का, बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 5 करोड़ रुपए का, तो बताओ ये जेन्युइन है कि फेक है? कहीं ऑर्गेनाइजेशन ने मैनिपुलेट तो नहीं किया, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बताया? तो ये कैसे पता चलेगा? सो ऑल दीज एक्टिविटीज नीडेड टू बी इवेल्युएटेड। हमें इन सब की क्या करवानी पड़ेगी, चेकिंग करानी पड़ेगी। तो ये जो भी प्रोसेस है ना, मतलब जो भी परफॉर्मेंस है उसकी क्या होगी, चेकिंग हर किसी से करा लें या कोई क्वालिफाइड पर्सन करेगा? ऑफ कोर्स कोई क्वालिफाइड पर्सन करेगा, चेकिंग बाय और आप जानते हैं वो क्वालिफाइड पर्सन कौन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। और बस बेटा इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया, तो हम अपने शब्दों में ऐसा भी बोल सकते हैं, एक बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी जो रिकॉर्डिंग होती है, उनकी प्रोसेसिंग होती है, ट्रायल बैलेंस होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, पीएनएल और बैलेंस शीट बनते हैं, ये किसी भी बिजनेस की एनुअल परफॉर्मेंस है। When all these activities are checked, when all these activities are evaluated by a qualified person, the entire process is known as audit. Note करिए। तो हमने कहा ऑडिट मींस चेकिंग, एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा टू डिटरमाइन देयर एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी। ऑडिट इज अ काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है बाय अ क्वालिफाइड पर्सन एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज ऑडिट। आजा ये चेक हो सकता है क्या? नहीं सर, ये प्रॉपर नहीं खुलेगा, बस ये दिखाएगा कितने। अच्छा बस ठीक है। एक और बेसिक फंडा है कि ये ऑडिट की जरूरत क्यों, वाई टू गेट ऑल दीज थिंग चेक्ड और इवेल्युएटेड बाय अ क्वालिफाइड पर्सन, मुझे नहीं करना। ऑडिट की जरूरत क्यों पड़ती है? एक सिंगल वर्ड पकड़ के रखना बेटा कंसेप्ट में, बोलो किसके लिए जरूरत पड़ती है? रिलायबिलिटी के लिए। ऑडिट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ट्रस्ट के लिए। समझो, मान लो मेरी एक शॉप है, मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो मुझे ऑडिट कराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मेरा धंधा है, मुझे मालूम है मेरी सेल्स कितनी है, प्रॉफिट कितना है, एसेट्स कितनी है, उधार कितना है, वो सब मुझे पता है, सो ऑडिट नहीं कराना। लेकिन जैसे ही मेरे फाइनेंशियल्स पे बाहरी लोग विश्वास करना चाहते हैं, अब मान लो मुझे किसी से उधार माल खरीदना है, बैंक से लोन लेना है, या किसी से उधार पैसा लेना है, या मुझे मार्केट से इन्वेस्टमेंट उठाना है, या मुझे अपने इनकम टैक्स का रिटर्न इनकम टैक्स में फाइल करना है, जैसे ही मैं बाहरी लोगों के संपर्क में आऊंगा, नाउ दे नीड एन एश्योरेंस। अब उनको एक सेटिस्फेक्शन चाहिए कि सर झूठ तो नहीं बोल रहे, सर का जो प्रॉफिट है वो सही तो है ना, चाहे वो क्रेडिटर हो, लेंडर हो, इन्वेस्टर हो, बैंकर हो,
गवर्नमेंट हो, एम्प्लॉयज हो, सभी एक्सटर्नल पार्टीज को एक अश्योरेंस चाहिए कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, ऑथेंटिक है, सही है, और इसीलिए हमें उसे किसी क्वालिफाइड पर्सन से चेक कराना होता है, क्योंकि उसके बिना लोग हमारे फाइनेंशियल्स पे रिलाय नहीं करते। तो ये वर्ड पकड़ के रखना कि ऑडिट होने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रस्ट, उनकी रिलायबिलिटी एस्टैब्लिश होती है। ठीक है सर, हमने जनरल मीनिंग देखा, अब बात करेंगे डेफिनेशन की। अब एक प्रॉपर डेफिनेशन डिस्कस करेंगे इसकी। ऑडिट आप पहले मेरे साथ लिख लेंगे, उसके बाद में डिस्कशन होगा। तो जैसे मैं लिख रहा हूं, दो दो लाइन छोड़ के लिखूंगा मैं, आपको भी ऐसे ही लिखना है। ऑडिट इज अ सिस्टमेटिक objective and independent एग्जामिनेशन। दो लाइन छोड़ के नोट कर लीजिए। ये प्रॉपर डेफिनेशन है, हमने तोड़ तोड़ के लिखी है। Audit is a systematic, objective, and independent examination of financial information of any entity for the purpose of expression of opinion on truth and fairness of balance sheet and P&L। एक एक वर्ड पे बात करते हैं। हमें पता है कि ऑडिट का मतलब एग्जामिनेशन है, लेकिन अब हमने आगे कुछ एडजेक्टिव लगा दिए हैं। हमने कहा ऑडिट इज अ, बोलो, सिस्टमेटिक। What do you mean by systematic? In a proper way, organized way में हम इसे समझने के लिए लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। In a proper way, in a organized manner, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, कोई भी काम इफेक्टिव तभी होता है जब वो सिस्टमेटिक हो। ऑडिट भी अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है। जैसे आप अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, ऐसे ऑडिट में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करते हैं तो बाकायदा प्लान बनाते हैं, बाकायदा ऑडिट फाइल बनाते हैं, और स्टेप बाय स्टेप बैलेंस शीट और P&L के एक एक आइटम को चेक करते हैं। इसलिए हमने कहा ऑडिट क्या है, एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है। इजी। सेकंड वर्ड बोलो तो क्या है, ऑब्जेक्टिव। मतलब बोलो क्या, हाँ, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब एज पर ऑब्जेक्ट, टारगेट ओरिएंटेड है। आज अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट कर रहा हूं तो उसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। या एक सिंपल सा पॉइंट, अभी आप क्लास में बैठे हो, पढ़ रहे हो ऑडिट, यूं ही मजे लेने के लिए, या कोई उद्देश्य है? डेफिनेटली हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए पढ़ रहे हैं। इसलिए ऑडिट भी एक क्या है, ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी है। और बोलो बेटा तीसरा वर्ड क्या, इंडिपेंडेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है
इंडिपेंडेंट का मतलब है फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिलेशन, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ interest and free from any kind of pressure. तो इंडिपेंडेंट का मतलब है टू बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिलेशन, टू बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट एंड टू बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रेशर। जब आप काम करते समय, कोई डिसीजन लेते समय किसी भी तरह के रिलेशन, इंटरेस्ट और प्रेशर से फ्री रहते हैं, तो पता है उससे क्या होता है? उससे आपके व्यूज अनबायस्ड होते हैं, आपके जजमेंट अनबायस्ड होते हैं, और इसी को हम इंडिपेंडेंस कहते हैं। So to be free from any kind of relation, to be free from any kind of interest, to be free from any kind of pressure, unbiased views, क्यों? तभी तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। लोग आपकी ऑडिट रिपोर्ट पे और आपकी ओपिनियन पे ट्रस्ट तभी करेंगे जब आप किसी भी तरह के पक्षपात, किसी भी तरह के बायसनेस से फ्री रहेंगे। आज मान लीजिए मैं अपने फादर के बिजनेस की ऑडिट करूं, तो कर तो सकता हूं क्योंकि मैं प्रोफेशनली क्वालिफाइड हूं, लेकिन जब ये रिपोर्ट लोगों के पास जाएगी तो लोग मेरी ऑडिट रिपोर्ट पे उतना विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि रिलेशनशिप आ गया। तो यही सब चीजें फिर आगे जाके हम पढ़ते हैं कि ऐसे सिचुएशन में हम ऑडिट नहीं करते हैं या डिस्क्वालिफाइड होते हैं। तो रिलेशनशिप है ना, आपके अनबायस्ड जजमेंट लेने की कैपेसिटी को अफेक्ट करती है। मान लीजिए मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स, तो मेरा उस कंपनी में क्या है? इंटरेस्ट है। अगर उस कंपनी की मैं ऑडिट करूंगा तो बायस होने की पूरी संभावना रहेगी। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से मैंने लोन ले रखा है। जब आप लोन लेते हैं, इंडेटेड होते हैं, तो आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन होता है। वो आपके इंडिपेंडेंट जजमेंट लेने की कैपेसिटी को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं, और आगे जाके यही सब चीजें पढ़ेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम ऑडिट करेंगे ही नहीं, क्योंकि उससे आपकी जजमेंट लेने की कैपेसिटी अफेक्ट हो सकती है। इसलिए हमने कहा कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ठीक है सर, तीनों बातें हमने कर ली। किसका एग्जामिनेशन बोलो तो? इसमें सब कुछ आ गया बच्चों, लेजर, जर्नल, कैश बुक, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सब आ गया। इजी पॉइंट है। ऑफ एनी एंटिटी, एनी एंटिटी मतलब कोई सी भी एंटिटी हो सकती है, नेचर एंड साइज डू नॉट। एक पान वाले की दुकान से लेके मल्टीनेशनल कंपनी तक किसी की भी ऑडिट हो सकती है। ट्रस्ट की, सोसाइटी की, मंदिर की, ऑर्फनेज की, कंपनी की, पार्टनरशिप की, LLP की, HUF की, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, किसी की भी ऑडिट, NPO की, NGO की, किसी की भी ऑडिट हो सकती है। नेचर एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट। बस इतना फर्क है, कुछ एंटिटीज की ऑडिट कंपलसरी होती है और कुछ की कंपलसरी नहीं होती है, लेकिन हो तो सभी की सकती है। इसीलिए हमने क्या कहा? एनी एंटिटी। गॉट इट? अब सबसे क्रूशियल पार्ट, व्हाई वी आर कंडक्टिंग ऑडिट, व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्ट और पर्पस ऑफ ऑडिट? तो हमने कहा ऑडिट इज बीइंग कंडक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ, बोलो बोलो क्या लिखा है? फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। मुझे अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस, बीइंग अ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पर्सन, मैं प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन हूं, तो मुझे क्या देनी है? ओपिनियन देनी है। आगे देखिए बोर्ड पे, ओपिनियन किस पे देनी है? ऑन ट्रूथ एंड फेयरनेस। ट्रूथ एंड फेयरनेस किसकी? बैलेंस शीट की। और P&L की। बैलेंस शीट क्या शो करता है? फाइनेंशियल पोजीशन। P&L क्या शो करता है? उल्टा चलिए, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी एज शोन बाय द बैलेंस शीट एंड नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द एंटिटी एज शोन बाय द P&L। उनकी ट्रूथ एंड फेयरनेस पर अपनी प्रोफेशनल ओपिनियन एक्सप्रेस करना, यही ऑडिट का क्या है?
ऑब्जेक्ट है, उसका पर्पस है। तो इसको कैसे बोलेंगे? फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज शोन बाय द बैलेंस शीट एंड ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस एज शोन बाय द P&L। ये ऑडिट का पर्पस है। और ये बात आपको प्रैक्टिकली भी समझनी चाहिए। क्या होता है बच्चे, जब हम किसी कंपनी की ऑडिट करते हैं ना, एट लास्ट जब आप किसी कंपनी की ऑडिट करेंगे लास्ट में क्या देते हैं हम? ऑडिट रिपोर्ट देते हैं। ऑडिट रिपोर्ट में बहुत सारी बातें होती है, हम उस पर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अमंग अदर थिंग्स, ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में क्या लिखना होता है? बोलो क्या लिखेगा वो? बैलेंस शीट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी and P&L account gives a true and fair view of net profit और loss of the। फिर अपने को साइन वाइन करके सील ठप्पे लगा देने, वो सब फॉर्मेलिटीज करनी है। बात को समझो बच्चा। एट द एंड ऑफ द ऑडिट मुझे उस कंपनी की फाइनेंशियल्स पे अपनी ओपिनियन फॉर्म करनी है। जब मैं चेक करूंगा और देखूंगा कि एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ सही है, सो आई वुड बी एबल टू फॉर्म अ पॉजिटिव ओपिनियन। और तब मैं लोगों को बता पाऊंगा कि भाई हमारी राय में कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंट करती है, और कंपनी का जो P&L है वो नेट प्रॉफिट और लॉस का ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंट करता है। जब लोग इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे they shall get satisfied, हाँ भाई कंपनी में सब कुछ सही चल रही है, उनको एक रीजनेबल अश्योरेंस मिलेगा कि कंपनी इज गोइंग गुड। अब आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन को चेक किया और वहां पे मुझे बड़ी बड़ी गलतियां, फ्रॉड, मैनिपुलेशन, टैक्स की चोरी, ये सब देखने को मिले। माय ओपिनियन विल टर्न इनटू अ, बोलो, नेगेटिव ओपिनियन। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा? इन आवर ओपिनियन balance sheet does not give a true and fair view of the state of affairs of the company, and P&L account does not give a true and fair view of the net profit and loss। तो जब लोग ये रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि यार कंपनी में गड़बड़ है और वो कंपनी पे ट्रस्ट नहीं। इसीलिए तो अपने प्रोफेशन की इतनी वैल्यू है कि ऑडिट रिपोर्ट वो टूल है जिससे पूरी दुनिया या तो आपके ऊपर विश्वास करने वाली है या फिर अविश्वास करने वाली है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां ऑडिटर को अपनी ओपिनियन देनी है अबाउट ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ बैलेंस शीट एंड P। व्हाट द पॉइंट? तो हमने सबसे पहले मीनिंग देखा कि हम ऑडिट का मतलब क्या समझते हैं। इट्स ए काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। फिर हमने इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देखी, और आप इन सबको जोड़ देंगे तो एक बढ़िया डेफिनेशन बन जाएगी। एक बार मेरे साथ बोल दें, ऑडिट इज अ सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, for the purpose of expression of opinion on truth and fairness of financial position as shown by the balance sheet and net profit or loss as shown by the। ये होगी डेफिनेशन। थ्योरी पढ़ने का ये सबसे बढ़िया तरीका है, चीजों को तोड़ दो। तोड़ने से क्या होगा? समझ में भी आएगा और उसको याद करना हमारे लिए आसान है। नोटेड? चलिए भाई आगे चलें। अगला टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स और पर्पसेस ऑफ ऑडिट। ऑडिट क्यों? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और पर्पसेस ऑफ ऑडिट? तो बच्चों, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस को ना हम दो पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्चुअली। एक को हम कहेंगे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव,
और दूसरे वाले को हम कहेंगे सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। सो ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स को दो पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्ट? अभी अभी तो अपन ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है। टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ। अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूं आपको, है ना, फिर आगे जाके डिटेल और भी अलग से आ जाएगी। बोलो प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? यही तो अपन ऊपर पढ़ के आए थे, मेन आपका काम ही यही है। उल्टा चलिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रूथ एंड फेयरनेस पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना प्राइमरी ऑब्जेक्ट, मेन काम मेरा यही है। तो सेकेंडरी क्या है सर? प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड, बस इतना डिस्कस करेंगे हम। प्राइमरी ऑब्जेक्ट है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मेन काम है आपका। और सेकेंडरी क्या है? प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। मैं इसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकता हूं, प्राइमरी का मतलब हो गया मेन और सेकेंडरी का मतलब हो गया एंसिलियरी। ठीक है, तो एक बार बता दो प्राइमरी और मेन पर्पस क्या है? बोलो प्राइमरी और मेन पर्पस क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एंसिलरी या सेकेंडरी क्या है? प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड। थोड़ा डिस्कशन होगा इस पे। इसका मतलब जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने जा रहा हूं तो मेरा मेन ऑब्जेक्ट, मेन काम क्या है? ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। और सेकेंडरी क्या है? इसका मतलब फ्रॉड और एरर का डिटेक्शन और प्रिवेंशन मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम तो उसको सेकेंडरी बोल रहे हैं। मेरा प्राइमरी काम क्या है? ओपिनियन देना। और फ्रॉड और एरर को ढूंढना, पकड़ना, रोकना क्या है? ऐसा क्यों? आज किसी बिजनेस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाया जाता है, उसे ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, उसको अच्छी मोटी फीस दी जाती है। वोंट यू एक्सपेक्ट हिम टू डिटेक्ट और प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? पैसे किस बात के ले रहा है वो? आप तो कह रहे हो कि साहब हम जो ऑडिटर को फीस दे रहे हैं वो काहे की दे रहे हैं? ओपिनियन देने की। अपने इंडिया में तो ओपिनियन फ्री में मिलती है, एक से मांगो चार चार जने देते हैं। Then why the expression of opinion is primary object and detection and prevention of fraud and error is secondary object? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। थोड़ा अपन इसको थीम वाइज समझेंगे। देखो, मान लो आपको थीम समझनी है बात की। एक है टीचर, उसके दो ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं मैं। एक है सब्जेक्ट की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और एक है स्टूडेंट्स को एग्जाम में पास करना। बोलो इसमें प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है? प्राइमरी पास कराना है और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज गई भाड़ में, वो सेकेंडरी है। ठीक लग रहा है? अब इसमें क्या होगा, मैं पास करने के आपको कई गुरु मंत्र बता सकता हूं, या शॉर्टकट पढ़ा सकता हूं, या कुछ सेलेक्टेड पढ़ा सकता हूं, ऐसा कुछ करूं क्या? या पता है मैं क्या करूं? अगले 100 दिन तक रोज आपको यहां पे बुला के बिठा के 5-5 क्वेश्चन रोज लिखने के लिए दो कि भैया रटो और लिखो। 100 दिन तक जब आप 500 क्वेश्चन रटोगे, लिखोगे, तो एग्जाम में पास तो, लेकिन आपको नॉलेज नहीं मिलेगी बॉस। फिर जब आप सीए बनोगे, फाइनल में जाओगे, तो क्या करोगे? तो ये मामला ठीक नहीं है।
तो फिर क्या करना चाहिए? कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को प्राइमरी मानना है और पास होने को सेकेंडरी। का मतलब ऐसा मत समझो कि हम उसको डाउनग्रेड कर रहे हैं, वो एंसिलरी है। भाई मुझे अपने एफर्ट्स आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देने के लिए लगाने, तो पास होने वाला पर्पस ऑटोमेटिकली, अगर मैं कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देने के लिए अपने पूरे डेडिकेशन से, डिवोशन से, स्किल से, एक्सपीरियंस से पढ़ाऊंगा तो पास अपने आप। और अगर आपने पास कराने को प्राइमरी ऑब्जेक्ट, एक और बात सुनो, क्योंकि ऑब्जेक्ट से जुड़ा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने पास कराने को प्राइमरी ऑब्जेक्ट मान लिया, अगर आपने पास कराने को प्राइमरी ऑब्जेक्ट मान लिया, तो कल को कोई बच्चा फेल हो गया तो जिम्मेदारी किसकी? बोलो, जिम्मेदारी किसकी? टीचर की। और देखो ये ध्यान रखो कि टीचर हमेशा स्टूडेंट के फेल होने के लिए जिम्मेदार क्यों? हाँ, स्टूडेंट के फेल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीमारी हो गया सब स्टूडेंट, तो उसमें टीचर क्या करेगा? तो आप इसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पास कराने की नहीं बना सकते। मेरा काम अपनी पूरी एनर्जी से, स्किल से आपको पढ़ाने का। तो बोलो प्राइमरी क्या है और पास कराना क्या है? सेकेंडरी है, एंसिलरी है। मैं अपनी पूरी ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, पास हो जाए तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। स्टूडेंट के फेल होने के लिए टीचर जिम्मेदार, क्योंकि उसका काम है ही नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है साहब, उसका एक ऑब्जेक्ट है पेशेंट का ट्रीटमेंट करना, और एक ऑब्जेक्ट है उसकी जान बचाना। ठीक है, बोलो प्राइमरी क्या है? वही अपनी पूरी स्किल से, एनर्जी से, एक्सपीरियंस से ट्रीटमेंट करना, और जान बचाना सेकेंडरी, क्योंकि वो तो इलाज करेगा। जान बच गई तो भी ठीक, नहीं बची तो भी ठीक। पेशेंट की डेथ होने के लिए डॉक्टर जिम्मेदार, वो एक प्रोफेशनल पर्सन है भैया, उसका काम इलाज करना। हम टीचर हैं, हम प्रोफेशनल पर्सन है, हमारा काम है अच्छे से पढ़ाना, बाकी तुम जानो। देखो एक और बात समझो कि पढ़ाई करना टीचर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट की? पढ़ाई करना तो तुम्हारी जिम्मेदारी यार। हम जैसे बता रहे हैं, घर जाके उसको रिवाइज करना, सिंसियरली लर्न करना, टेस्ट देना, क्लास में रेगुलर रहना, ईमानदारी से पढ़ना, किताब में मोबाइल रख के नहीं चलाना, ये सब जिम्मेदारी तो तुम्हारी है। हम तो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। प्राइमरली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिजल्ट। सिमिलरली आज कोई पर्सन है, उसकी हेल्थ और फिजिकल फिटनेस की जिम्मेदारी तो उसकी खुद की है। वो अपना ध्यान रखे, या बीमार हो गया तो ट्रीटमेंट ले, परहेज करे, लाइफ स्टाइल्स रखे। डॉक्टर तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आपकी हेल्थ को रिस्टोर करने में, तो वो जिम्मेदार कैसे हो? सिमिलरली मैं कौन हूं? एक ऑडिटर हूं। तो भैया फ्रॉड और एरर का डिटेक्शन और प्रिवेंशन प्राइमरीली किसकी जिम्मेदारी है? ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। मैं तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है। इसलिए मेरा काम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके उस पर ओपिनियन देना है, और फ्रॉड और एरर का डिटेक्शन और प्रिवेंशन वो मेरी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हाँ, ओपिनियन कोई सपने में तो आएगी नहीं। ओपिनियन देने के लिए मैं चीजों को चेक करूंगा। भाई आज मुझे मान लो किसी मूवी को ओपिनियन देनी है कि मूवी कैसी है, तो उसके लिए देखना तो पड़ेगा ना मुझे ध्यान से। ऐसे ही अगर मुझे किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देनी है, उसके लिए मुझे बैलेंस शीट के एक एक आइटम को चेक करना पड़ेगा। और जब मैं चेक करूंगा तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई फ्रॉड और एरर होगा तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो ही जाएगा। मुझे इसको अपना प्राइमरी पर्पस बनाने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए हमने कहा कि ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, और फ्रॉड और एरर का डिटेक्शन और प्रिवेंशन उसकी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गॉट द थिंग? अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब यह हुआ कि स्टूडेंट के फेल होने के लिए टीचर लायबल या रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। डॉक्टर की डेथ, सॉरी पेशेंट की डेथ के लिए डॉक्टर जिम्मेदार। ऐसे ही किसी कंपनी में अगर फ्रॉड और एरर रह जाए तो ऑडिटर उसके लिए जिम्मेदार क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका काम तो ओपिनियन देना था, उसका ये काम था ही नहीं ना भैया। ऐसा
फिर से, तो स्टूडेंट के फेल होने के लिए टीचर जिम्मेदार नहीं है, पेशेंट की डेथ के लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, और अगर कंपनी में फ्रॉड और एरर बिना पकड़े अनडिटेक्टेड रह जाए तो उसके लिए ऑडिटर जिम्मेदार, क्योंकि ये सब इनके सेकेंडरी पर्पस है, इनके प्राइमरी पर्पस तो कुछ और हैं। फाइन। अब सिक्के का दूसरा पहलू सुनना ध्यान से। क्या इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट के फेल होने के लिए टीचर बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होता? ऐसा भी नहीं होता तो है। अब एग्जांपल सुनो। टीचर बड़ा इररेगुलर है, क्लास में लेट आता है, इररेगुलर है, क्लास जल्दी छोड़ देता है, बीच में भी बातचीत ज्यादा हो रही है, पढ़ाई कम हो रही है, वीक में कई छुट्टियां कर देते हैं, और अब अगर क्लास के ज्यादातर बच्चे फेल हो जाते हैं तो क्या टीचर उनके फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? अभी नहीं था, अब होगा। डॉक्टर, उसने बहुत केयरलेसली और कैजुअली पेशेंट का ऑपरेशन किया, और जब वो बंद कर रहा था तो उसका मोबाइल अपने उसके पेट में ही भूल गया। डॉक्टर अपना मोबाइल पेशेंट के पेट में भूल गया, तो मिस कॉल से, वाइब्रेशन से पेशेंट की क्या हो गई? डेथ हो गई। क्या अब डॉक्टर जिम्मेदार होगा? और थर्ड पॉइंट भी समझो। आज मैं किसी कंपनी में ऑडिट करने गया हूं, मैं ऑडिट कर रहा हूं कम और मजे कर रहा हूं ज्यादा। बढ़िया फ्लाइट से जा रहा हूँ, 5 स्टार होटल में रुक रहा हूँ, कंपनी की गाड़ी मुझे लेने आ रही है, बीवी बच्चों को भी ले गया, और काम फॉर्मली चल रहा है, और लास्ट डेट आ गई, सीट पे लगाया, आर्टिकल ने रिपोर्ट बनाई और अपन ने साइन करके दे दिया। अब अगर बैलेंस शीट में कोई फ्रॉड और एरर अनडिटेक्टेड रह जाता है तो क्या ऑडिटर उसके लिए जिम्मेदार होगा? अब जिम्मेदार होगा। और इन तीनों पॉइंट्स का जवाब एक ही बेटा, बोलो वो जवाब क्या है? तो अब मैं इसको समअप करता हूं। सामान्यतः, ध्यान से देखना फिर लिखवाऊंगा भी सिर्फ, सामान्यतः ऑडिटर का प्राइमरी पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रूथ एंड फेयरनेस पे ओपिनियन देना होता है। फ्रॉड और एरर के डिटेक्शन और प्रिवेंशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, सो फार एज ही हैज कंडक्टेड हिज ऑडिट विद रीजनेबल स्किल एंड इंटेलिजेंस। लेकिन अगर ऑडिटर के पार्ट पे नेग्लिजेंस है, अगर उसने कंपनी की ऑडिट करने में नेग्लिजेंस एक्सरसाइज की है, तो फिर वो फ्रॉड और एरर के डिटेक्शन और प्रिवेंशन के लिए लाइबल। तो ये बात एग्जाम में क्वेश्चन भी आएंगे, इस पे बात हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई भी फ्रॉड और एरर अनडिटेक्टेड रह जाए तो ऑडिटर जिम्मेदार होगा कि नहीं होगा, कि डिपेंड्स? बोलो। डिपेंड्स। हमेशा ये ध्यान रखना, इट डिपेंड्स। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कह सकते कि वो जिम्मेदार है या नहीं है। इट, अगर ऑडिटर ने अपना काम ईमानदारी से किया है, उसने सारी चीजों को चेक किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे प्रॉपरली अपनी ओपिनियन दे दी है, तो फिर वो फ्रॉड और एरर के नॉन डिटेक्शन के लिए जिम्मेदार। अगर लेकिन ये प्रूव हो जाए कि ऑडिटर के पार्ट पे नेग्लिजेंस है, तो फिर वो लाइबल। सो इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये बाद में पता चलता है कि ऑडिटर लाइबल और रिस्पॉन्सिबल है या फिर। अभी कोटा में 15 दिन पहले की बात है, एक मेडिकल, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहां पे कुछ मतलब वो गायनिक वार्ड था, जहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उन सबकी डिलीवरी होनी थी, तो उनको कोई इंजेक्शन लगाया गया, तो गलत इंजेक्शन लग गया कुछ, तो ना कुछ लेडीज की तबीयत खराब हो गई और 3 लेडीज की डेथ हो गई। तो फिर उस पर बहुत हंगामा हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, देखा तो पता चला कि उनको मतलब वहाँ मेडिकल कॉलेज में कुछ इंजेक्शन खत्म हो गए थे, बाहर से मंगवा के उनको लगाया तो वो गलत लग गए इंजेक्शन। तो ये सीधा सीधा क्या है? नेग्लिजेंस है। आपने बाहर से मंगाया, उनको चेक करना चाहिए था। या जनरली क्या होता है, ऐसे सेंसिटिव इंजेक्शन लगाते हैं, पहले थोड़ा सा लगा के देखते हैं कोई रिएक्शन तो नहीं कर रहा, फिर बाद में। तो ये सीधा सीधा आपकी नेग्लिजेंस। तो अगर आपके पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस है तो फिर आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए लाइबल और रिस्पॉन्सिबल होंगे। व्हाट द पॉइंट, नोट कीजिए इसे।
नोटेड। अब इस चार्ट के नीचे कुछ एक सेंटेंस लिखेंगे आप, मैं लिखवा रहा हूं आपको, लिखिए। द प्राइमरी पर्पस ऑब्लिक ऑब्जेक्ट ऑब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, द प्राइमरी पर्पस ऑब्लिक ऑब्जेक्ट ऑब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी of auditor is to express an opinion on truth and fairness of FS. Second sentence, he is not responsible for non-detection oblique prevention of fraud and error. पैराग्राफ मतलब थर्ड सेंटेंस, however, if auditor is negligent, if auditor is negligent in discharge of his functions, if auditor is negligent in discharge of his functions, comma, he shall be held liable or responsible for non-detection of fraud and errors. समझ गए? ये तीनों बातें अपने को ध्यान रखनी है। तो ये हमेशा सब्जेक्टिव मैटर रहेगा कि ऑडिटर लायबल और रिस्पॉन्सिबल है या फिर नहीं, भैया वो डिपेंड करता है। इसी सीक्वेंस में एक बात और डिस्कस करेंगे हम, और देखिए उसको ऐसे समझेंगे हम, ऑडिट इधर लगाएंगे राइट और इधर लगाएंगे क्रॉस, ध्यान दो। बोलो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है भैया? ऑडिटर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या दे रहा है? ओपिनियन दे रहा है। बोलो, गारंटी नहीं दे रहा, सर्टिफाई नहीं कर रहा, इंश्योरेंस नहीं कर रहा। मतलब मैं जब किसी कंपनी की ऑडिट करता हूं तो उसकी ट्रूथ एंड फेयरनेस की गारंटी नहीं दे सकता, फाइनेंशियल्स को सर्टिफाई नहीं कर सकता, फाइनेंशियल रिजल्ट्स का बीमा नहीं कर सकता। मैं सिर्फ अपनी क्यों पॉसिबल नहीं है, अभी बताऊंगा मैं, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये पॉसिबल नहीं। आप इसको सिंपली ऐसे समझो कि आज कोई बच्चा मुझसे पढ़ रहा है तो मैं उसको ओपिनियन दे सकता हूं कि भैया मेरे हिसाब से पढ़ेगा, मेरे साथ चलेगा, मेरी जितनी नॉलेज और एक्सपीरियंस है, यू विल गेट गुड मार्क्स। लेकिन मैं आपके रिजल्ट की गारंटी नहीं दे सकता, आपके रिजल्ट का बीमा नहीं कर सकता कि भैया जो मेरे से पढ़ लिया उसके 70 नंबर आएंगे। आई एम नॉट एन इंश्योरर, मैं तो आपको एक अश्योरेंस दे सकता हूं। ओपिनियन से हमें बोलो क्या मिलेगा? रीजनेबल एंड हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलेगा। लेकिन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, आज कोई भी डॉक्टर है मान लो, तो वो गारंटी थोड़ी दे सकता है पेशेंट को बचाने की। वो तो कह देगा भाई हम हमारी बेस्ट कोशिश करेंगे, फिर ऊपर वाले के हाथ में। इवन जब डॉक्टर सर्जरीज भी करते हैं तो पहले फॉर्म साइन कराते हैं, भैया कुछ हो जाए तो तुम जानो, तो वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस कहां दे रहे?
वो तो अपना बेस्ट एफर्ट कर रहा है, ओपिनियन दे रहा है, रीजनेबल और हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहा है। मैं आपके रिजल्ट का बीमा कैसे करूंगा? आई कैन नॉट गिव यू एब्सोल्यूट एश्योरेंस, रीजनेबल और हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दे सकता हूं, और इसके बहुत सारे कारण हैं, उन सबको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि ऑडिटर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या दे रहा है? ओपिनियन दे रहा है। उसकी ओपिनियन से हमें क्या मिलता है? रीजनेबल और हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलता है, बट ही कैन नॉट गिव गारंटी, he cannot certify, he cannot make insurance of the financial statements of the company, he cannot give absolute assurance. Note करिए। और ऐसा क्यों हो रहा है? नीचे मैंने एक लाइन लिख दी जो अभी डिटेल में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। बोलो लाइन क्या है? बिकॉज देर आर मेनी इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ, आप इसको थीम समझो। आज मेरे पास कोई बच्चा पढ़ने आया, मैं सिर्फ ओपिनियन दे रहा हूं, रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूं, हाई लेवल एश्योरेंस दे रहा हूं, गारंटी क्यों नहीं दे रहा हूं, सर्टिफाई क्यों नहीं कर रहा हूं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि बहुत सारी, आप समझो लिमिटेशंस क्या हैं। आप तो मेरे साथ 2 घंटा, बाकी आप 23 घंटे क्या 22 घंटे क्या करते हो मुझे क्या पता। आप घर जाके रिवाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, किताब में क्या रख के पढ़ रहे हो, मोबाइल कितना चला रहे हो, मुझे क्या पता। एग्जाम के 3 महीने पहले आप क्या करते हो, एग्जाम में 3 घंटे आप क्या करते हो, मेरा आपके ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल थोड़ी है। या कई बार बच्चे एग्जाम से पहले बीमारी हो जाते, सो देयर में बी सो मेनी रीजंस। किसी बच्चे के अंडर परफॉर्म करने के, फेल होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सो मेरा आपके ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं है। जब पूरा कंट्रोल नहीं है तो मैं गारंटी कैसे दे सकता? इसी तरह से पेशेंट की डेथ होने के तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसके ठीक ना होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हाउ कैन आई गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस? सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में, भैया पूरे साल धंधा तो तुम कर रहे हो, मैं तो साल खत्म होने के बाद आके 10-15 दिनों में उसको चेक कर रहा हूं। आई डोंट हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर योर बिजनेस, सो हाउ कैन आई गिव यू एब्सोल्यूट एश्योरेंस? देयर आर सो मेनी लिमिटेशंस। इसी वजह से हम अपनी सिर्फ एक प्रोफेशनल ओपिनियन देते हैं, नो डाउट वो कैजुअल ओपिनियन नहीं है, प्रोफेशनल ओपिनियन है, जिससे लोगों को एक रीजनेबल और हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, बट आई कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस। और यही थीम है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सिर्फ अपनी ओपिनियन, गॉट द थीम। ये सब बेसिक बातें हैं जो अपने आगे बहुत काम है। आज इतना ही रखते हैं, फिर कल से हम नए टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।